एसकेसी एजुकेशन ऑनलाइन कक्षाओं के अंदर जो नियमित रूप से संचालित हो रही है उसमें आपको गणित की कक्षा में पुनः एक सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपको इस नियमित कक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, अपन का टॉपिक था जो प्रश्नावली थी उसको अपन अंतिम स्थिति में ले जाते हुए अंतिम पदों प्रश्नावली पूर्णावृत्ति के रूप में आज अपन इस कक्षा में लेंगे। एक हल्का सा टॉपिक है जो आप भली भांति उसे परिचित है लेकिन अपने पाठ्यक्रम में है तो उसको भी अच्छे से करना अति आवश्यक है। तो देखिए, अपन ने लसअप और मसअप छोटी कक्षाओं में सीखा था, अभाज्य गुणनखंड छोटी कक्षाओं में सीखा था। उसी के रूप में उसी की कड़ी को आगे जोड़ते हुए 10वीं कक्षा में आपके बीजीय व्यंजकों का HCF यानी महत्तम समापवर्तक, LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक की कुछ प्रश्नावलियाँ कुछ प्रश्नावली के कुछ प्रश्न जो है वो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे, तो LCM और HCF वैसे अपन को न्यूमेरिकल जो अंकों का HCF है, जैसे लसअप 25 के कितने होंगे, 36 के कितने होंगे, 36 और 37 ऐसी कुछ संख्या दे दी, मान लो 25 और 15 संख्या दे दी। वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपन ने यहाँ तक अपन पहुँचे हैं तब तक अपने दिमाग में है, यानी उसकी चर्चा अपन यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि अच्छी तरह से आपको पता है, पूर्व ज्ञान जो आपका है वो व्यवस्थित है। तो आपको पता है कि लसअप कैसे निकालते हैं, मसअप कैसे निकालते हैं। यहाँ पर अपन थोड़े अप स्तर से अच्छे लेवल से बात करेंगे, 10th के लेवल से ही बात करेंगे। तो देखिए, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ बीजीय व्यंजकों का LCM और HCF। तो आपकी हेडिंग आज की ये हो जाएगी बीजीय व्यंजकों का HCF एवं LCM। छोटी कक्षाओं में आपने सीखा था कि लसअप और मसअप अभाज्य गुणनखंड विधि से लेते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ पर बीजीय व्यंजकों को साथ में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आपके पास में एक समीकरण रख रहा हूँ 3x² y² और z, वह 9x y³ और z²। ये आपके पास में दो पद दे दिए बीजीय व्यंजक के रूप में। इनका आप लसअप निकालिए, लसअप बताइए, यानी छोटे से छोटे स्तर का सवाल ऐसे बनता है। 1 नंबर का सवाल जो बनता है वो भी ये बनता है कि इनका आप लसअप निकालिए, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो इसलिए आप क्या करोगे, 3 है और 9 है, तो 3 और 9 का यानी छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में जाता है, तो बड़ी संख्या लसअप होती थी, 9 हो गया लसअप। उसके ये तो हो गया न्यूमेरिकल यानी अंकों का लसअप मसअप। लेकिन नई चीज अपन को क्या सीखनी है, अपन को नई चीज ये सीखनी है कि बीजीय व्यंजकों का लसअप और मसअप क्या होता है। तो देखो, आप एक शब्द ही ध्यान रखें कि जब किसी बीजीय व्यंजक में बड़ी घातांक वाली संख्या चाहे कितने भी पदों में हो, बड़ी घातांक वाली संख्याएं लसअप में अंकित होती है। जैसे इस पद के अंदर है x2 और इस पद के अंदर है x1, तो आपकी बड़ी घात x2 अंकित होगी। वैसे इस पद में आपके y2 और इस पद में y3, तो बड़ी घातांक y3। इस पद में z1, इस पद में z2, तो आपके पास में जो अंकित होगी वह z2 होगी। यानी लसअप के अंदर यानी LCM में बड़ी से बड़ी घातांक वाली संख्या को दर्शाया जाता है, लिया जाता है। साथ ही HCF में क्या होता है, HCF अगर इसका आप निकालना चाहो महत्तम समापवर्तक, तो सबसे पहले 3 का 3 x² y² और z। ये पहला हो गया आपकी, मान लो UX यानी एक पद, दूसरा पद VX, तो वो था आपका 9x y³ और z²। ये 2 पद है, लेकिन इस पद का थोड़ा आप वर्गीकरण कर दो, 3 × 3, तो आपके पास यहाँ तो है 3 की घात 1, लेकिन दूसरे पद में 3 की घात 2 × x × y की घात 3 × z की घात 2 होगी। कैसे कि आपके पास में VX और UX RX ऐसे कितने भी पद हो सकते हैं,
लेकिन मसप ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक ही चीज ध्यान रखें, लसप के अंदर सब कुछ लिखा जाता है, बड़ी से बड़ी घातांक वाली संख्या लिखी जाती है, उसका लंबा रूप होता है। लेकिन एचसीएफ के अंदर जितने भी पद हो उसमें उभयनिष्ठ पद होना या उभयनिष्ठ बीज्य व्यंजक होना जरूरी है। और साथ में ये ध्यान रखना कि मसप के अंदर न्यूनतम घातांक वाली संख्या को दर्शाया जाता है। लसप में बड़ी घातांक और मसप में न्यूनतम घातांक। कैसे कि इस पदों का मैं एचसीएफ निकालूंगा, मैं लिखूंगा अभिष्ट मसफ, तो वो होगा आपके यानी एचसीएफ क्या होगा, इस पद के अंदर 3 की घात 1 है, इस पद के अंदर 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 1 ली जाएगी, और 3 की घात इसमें भी है और 3 की घात इसमें भी, मतलब दोनों कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे 3 की घात 1 मतलब न्यूनतम घात ली जाती है। वैसे भी यहाँ पे आपके पास में x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है, तो आप यहाँ पर x की घात कॉमन क्या लोगे, 1 लोगे। x की घात 1 कभी लिखी नहीं जाती है। तो आप सब समझ रहे हैं कि हमेशा मसप के अंदर न्यूनतम घातांक वाली संख्या को लिखा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे y की घात 2 है और यहाँ y की घात 3 है, तो न्यूनतम घात y की घात 2 हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर z की घात 1 है और यहाँ पे z की घात 2 है, तो z की घात 1 हो जाएगी। ये आपका हो गया अभिष्ट एचसीएफ और ये हो गया अभिष्ट एलसीएम। तो ये तरीके थे आपको किसी भी पद के, पद बड़ा हो सकता है, पद छोटा हो सकता है, किसी भी पद के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के मैंने सिर्फ आपको एक नॉर्मली वे में आपको छोटा सा परिचय करवाया है। लेकिन आपके 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सवाल थोड़ा स्टैंडर्ड किया जाता है, क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ जो अपनी भूमिका क्या होगी, सबसे पहले अपन को एक चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट याद रखनी, क्या याद रखनी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 2 व्यंजकों का गुणनफल, 2 व्यंजकों का गुणनफल होता है। ये आपकी मेन और मेन हेडिंग आपको याद हो जानी चाहिए। पूरी की पूरी प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं इसके इर्द गिर्द घूमेंगे। इस टॉपिक से, इस एक लाइन से आपको 3 फ्रेम के सवाल पूछे जाते हैं। वो कैसे देखिए, अगर आपकी 2 संख्याएं दे दी, यानी 2 व्यंजक दे दिए और मसप दे दिया, एक तो वो सवाल। दूसरा, अगर आपको 2 व्यंजक दे दिए और लसप दे दिया, तो मसप ज्ञात करो। कभी कभी लसप और मसप दे देता है और 2 व्यंजक आपको पूछ लिए जाते हैं। सबसे सवाल का अच्छा रूप होता है कि कभी कभी 2 लसप और मसप दे दिए जाते हैं और 2 व्यंजकों को ज्ञात कीजिए, वैसा भी सवाल आपसे कर लिया जाता है। तो देखिए, तो याद रखना कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसप इंटू मसप होता है, यानी लसप इंटू मसप बराबर 2 व्यंजकों का गुणनफल। जो आपके पास में 2 समीकरण होंगे वही 2 व्यंजक कहलाएंगे, एक RX, एक VX, कुछ भी हो सकता है, एक UX, एक VX हो सकता है, एक QX हो सकता है, एक RX हो सकता है, कोई भी 2 व्यंजक होंगे। तो याद रखना लसप इंटू मसप बराबर 2 व्यंजकों का गुणनफल होता है, याद रहेगा। तो इसी कड़ी में देखिए, इसी कड़ी में ये देखिए कि अगर आपको, मैं 3 सूत्र बना रहा हूं, अगर आपको HCF पूछे, आपको क्या पूछे, HCF पूछे, तो हमेशा पेपर बनाने वाला 2 व्यंजक देगा। तो आप लिख दो 2 व्यंजकों का गुणनफल बट्टे एलसीएम, बट्टे एलसीएम। यही तो मैथमेटिक्स की खासियत है कि किसी भी चीज को ज्ञात करने के लिए उसका थोड़ा थोड़ा तरीका दिया हुआ होगा, कुछ न कुछ दिया हुआ होगा, जिसके माध्यम से आप सवाल के आंसर तक पहुंचो। तो या 2 व्यंजक देंगे और एलसीएम देंगे, तो आपसे क्या पूछेगा, एचसीएफ पूछेगा। और अगर आपको एलसीएम पूछ ले, तो अगर आपको एलसीएम पूछेगा तो आपको 2 व्यंजकों के साथ में
दो व्यंजकों का गुणनफल और आपको HCF देगा। तो आपको ये सूत्र लिख लेना है। दो फ्रेम तो सवालों की ये बन गई और तीसरी फ्रेम ये बन गई, यानी LCM और HCF देगा तो आपको दो व्यंजक ज्ञात करने हैं। तो देखिए LCM और HCF के अपन सवाल लेते हैं। तो देखिए आप बने रहिए, बिल्कुल आप अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से समझते रहिए। तो देखिए कैसे, तो जैसे कि अपन एक सवाल लेते हैं। तो देखिए एक सवाल का पहला ही जो फ्रेम मैंने आपको सूत्र में अभी बताया था, उसी फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने एक सवाल आपसे किया है। आपके सामने मैं उसका सॉल्यूशन रख रहा हूं। दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। ये गुणनफल है दोनों व्यंजकों का, यूं नहीं ये पहला व्यंजक ये दूसरा व्यंजक, ऐसा कुछ नहीं, गुणनफल किया हुआ है। यानी दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो है वो x प्लस 6 है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, लसअप ज्ञात करना है। पहली फ्रेम का मैंने जो आपको सवाल बताया था, पहली और दूसरी फ्रेम HCF पूछेगा तो LCM देगा, LCM देगा तो HCF पूछेगा। ऐसी दो फ्रेमें आपके सामने रख रही है सवाल की, उसमें से मैंने एक सवाल आपके सामने लिखा है। तो देखिए कैसे, इसमें आपको LCM पूछा है। क्या पूछा है? LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। तो आप लिखोगे LCM बराबर हल, LCM बराबर दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल बट्टे HCF। ये आपने एक सूत्र लिख दिया। और अगर यहां HCF पूछे तो LCM ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12 और आपका HCF कितना है, x प्लस 6। तो गुणनफल करने के बाद में यानी सूत्र के रूप में लिखने के बाद में कहीं न कहीं ये संख्या अपने भाग के रूप में भी आ रही है। ये तो गुणनखंड है, लेकिन ये गुणनखंड नहीं है, ये त्रिपद व्यंजक यानी द्विघात समीकरण है। तो इसलिए इसको भी अपन को सरल करना पड़ेगा आपके बिल्कुल नज़र में, क्योंकि ये सवाल अपने काफ़ी बार पढ़ लिया है। त्रिपद व्यंजक गुणनखंड विधि, उसके माध्यम से इसको सरल करेंगे। तो कैसे, देखिए तो x माइनस 7 ये आपका त्रिपद व्यंजक है, त्रिपद व्यंजक है यानी 12 को प्रथम पद से गुणा किया 12x स्क्वायर, बीच वाले पद का मध्य खंडन विधि ये कहलाती। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिसको गुणा करो तब तो 12x स्क्वायर हो जाए और जोड़ो या घटाओ तब प्लस का 8 हो जाए। तो आपकी चीज दिमाग में आ गई, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। ये त्रिपद व्यंजक के चार पद बन गए। कैसे? 6 और 2 प्लस किया 8 और 6 को 2 से गुणा किया 12। जो ही ये त्रिपद व्यंजक के चार पद बनते हैं तो दो दो के क्या बनाओगे, जोड़े। तो x माइनस 7, अभी अपन इसको सरल कर रहे हैं, बाकी नो चेंज, वैसा का वैसा लिख रहे हैं। इन पद में और इस पद में कॉमन लेना है। x स्क्वायर और प्लस 6x में कॉमन क्या आएगा, x आ जाएगा। अब जो कॉमन लिया उसका भाग लगाओ। x स्क्वायर में x का भाग गया, पीछे क्या आ गया, x प्लस x का भाग x में चला गया, पीछे क्या बचा 6 और इसमें कॉमन क्या आएगा 2, 2 का भाग 2 में चला गया, पीछे बचा x और 2 का भाग 12 में कितनी बार गया, 6 बार। कुल मिला के ये दोनों संख्या ब्रैकेट के दोनों वाली संख्या सेम आती है। तो यहां तक अपना सवाल क्या है, सही है। ये एक सवाल को ढंग से करने का, व्यवस्थित रूप से करने का, सवाल सही है कि नहीं है देखने का यहां पर आपका एक रूप है कि दोनों संख्या बिल्कुल चिन्हों सहित समान आनी चाहिए। अब आप बट्ठों में लिख देते हैं x प्लस 6। अब कहीं ना कहीं आपके गुणनखंड बन रहे हैं। तो गुणनखंड बन रहे हैं, गुणनखंड को दर्शा लीजिए। तो एक तो हो गया x माइनस 7 और दूसरा हो गया x प्लस 2 और तीसरा हो गया x प्लस
6 और फिर बट्टों में x प्लस 6, x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपका जो है ना दो गुणनखंड बच गए, x माइनस 7 और x प्लस 2। क्या क्या आपने वापस ध्यान देंगे, सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है तो दो व्यंजकों गुणनफल बट्टे HCF, ये दोनों व्यंजक लिख दिए, दोनों व्यंजकों गुणनफल लिख दिया और आप बिल्कुल इस त्रिपद व्यंजक को सरल 4 पदों में सरलीकरण किया, दो दो के जोड़े बनाए, गुणनखंड बनाए। गुणनखंड बनाने के बाद में x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल हो गया, x माइनस 7 और x प्लस 2। जब कोई भी दो संख्याएं कोष्टकों के में होती है और बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तब उन संख्याओं के बीच में गुणे का संबंध होता है। तो देखिए कैसे, आप x को x से गुणा करोगे तो क्या हो गया x स्क्वायर, x को 2 से गुणा किया प्लस का 2x, माइनस को 7x से गुणा किया 7x प्लस माइनस माइनस और 7 को 2 से गुणा किया 14। अब x स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का प्लस का 2x और माइनस का 7x, यानी असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो माइनस के 7x में से 2x चला गया माइनस के 5x और माइनस का 14, ये आपका आंसर आ गया। अभिष्ट क्या पूछा, एलसीएम, तो अभिष्ट एलसीएम x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 होगा। ये सवाल का आपने क्या दे दिया, स्पष्टीकरण दे दिया है। तो इसी तरीके से आपका जो पहले फ्रेम के दो मैंने सवाल डाले थे वह दोनों एक दूसरे के इस प्रकार विपरीत हो जाते हैं। जब आपको HCF पूछेगा तो एलसीएम दिया हुआ होगा और जब आपको एलसीएम पूछेगा तो यहाँ पे HCF आ जाएगा। लेकिन एक और फ्रेम का अपन सवाल लेते हैं। तो देखिए इस तीसरी फ्रेम का जो एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी बोर्ड की दृष्टि से किया जाता है, अगर ये सवाल आप ऐसे सवालों तक आप पहुंच जाते हो तो आपकी तैयारी 100% हो जाती है, क्योंकि सवाल का जो उच्चतम स्तर था इससे बड़ा कोई उच्चतम स्तर बोर्ड की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इससे उच्च कोटि का सवाल नहीं कर सकता है। सबसे अच्छे लेवल का सवाल यहाँ तक अपन आ जाते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए क्या दिया हुआ है, दो द्विघात व्यंजकों का HCF एवं एलसीएम क्रमशः x माइनस 5 तथा x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 हो तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपने अभी वो सीखा था कि दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF होता है। तो देखिए यहाँ पे फिक्स चीज है, क्रमशः दो व्यंजकों का HCF और एलसीएम क्रमशः, यानी पहला HCF आया तो ये आपका HCF, बाद में एलसीएम लिखा तो ये आपका एलसीएम। मतलब एलसीएम और HCF मतलब मसफ और लसफ दे रखे हैं, दोनों व्यंजक ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले अपन हल लिखते हैं और उसमें लिख देते हैं HCF बराबर x माइनस 5, LCM बराबर x क्यूब माइनस 19x माइनस 30। अब देखिए एलसीएम जो है वो x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 है। यहां पर अच्छे बच्चे गच्चा खाते हैं। कैसे, देखिए x क्यूब जो ही आता है तो उनकी थ्योरी यहां पे रहती नहीं, वो x स्क्वायर को समझ लेते हैं, सवाल गलत यहां से शुरू हो जाता है। x क्यूब आप यहां पर जो स्क्वायर देख ले तो गलती से तो आपका समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे x क्यूब, इसलिए प्रत्येक सवाल को करने के लिए विद्यार्थी का दिमाग उसी सवाल के इर्द गिर्द में होना चाहिए, दिमाग भटकना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर दिमाग भटक गया तो यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी गलती सवाल को पूरे को गलत करवा देती है। इसलिए अपन इसको गुणनखंड के रूप में ज्ञात करेंगे। अभी एक व्यंजक के रूप में है, इसको गुणनखंड के रूप में ज्ञात करेंगे, जैसे अपन ने पिछले सवाल में भी किया था। लेकिन इस सवाल के अंदर x क्यूब है तो सर्वसमीका के विस्तार के रूप में ये है नहीं, तो क्या करेंगे, अपन ने 9th कक्षा में सीखा था शेषफल प्रमेय विधि, यानी समीकरण को बीजांक को संतुष्ट करने वाला। कैसे, अपन x का मान रखते और जब 0 आ जाता तो वो समीकरण संतुष्ट हो जाता।
तो आपके वो गुणनखंड के रूप में ले आते। x का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 रखो, -2 रखो, ये तो आपको अलग अलग रख देखना पड़ेगा। कोई सीधा नहीं कि 2 रकान आ गया या -2 रकान आ गया ना 5 रकान आ गया, ऐसा सीधा नहीं, आपको देख देख करके ट्रायल करना पड़ेगा कि x का मान यहाँ पे कितना रखें कि 0 आ जाए। इसी प्रकार इस समीकरण में आप 2 रख लेते, -2 रखते, तो आप क्या करोगे, x बराबर -2 रखने पर रखा तो x का क्यूब यानी आपके -2 का क्यूब 19 इंटू -2 और -30। आपने कुछ भी नहीं किया, शेषफल प्रमेय विधि जो आपने 9वीं कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ी है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना प्रत्येक कक्षा अपने अपने स्तर पर इंपॉर्टेंट होती है। देखिए यहाँ पे ज्ञान अप्लाई हो रहा है 9th का पूर्व ज्ञान। तो देखिए -2 का क्यूब, तो -2 को -2 से गुणा किया, प्लस का 4, प्लस के 4 को -2 से गुणा किया, -8, माइनस इंटू माइनस प्लस, 19 को 2 से गुणा किया, 38 -30, तो आपके -8 और -30 हो गए -38 और प्लस के 38 बराबर में क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये जो x -2 है, यानी x बराबर जो आपने माइनस को 2 रखा, वो समीकरण को संतुष्ट करने वाला है, भिजांक है। तो इसका गुणनखंड क्या बन जाएगा, इसका गुणनखंड ये बनेगा, इसका गुणनखंड जो एक बनेगा वो बनेगा x + 2। क्यों, x -2 था, बराबर के इधर आते क्या हो गया, x + 2 बन गया, गुणनखंड 1 बना है। अभी इसके और गुणनखंड निकलेंगे, तो अब एक गुणनखंड निकल गया और निकालने तो भाग दे दो, अपने आप विखंडित हो जाएंगे वो। कैसे, तो देखिए यहां तक चीज समझ में आई। अब देखिए कैसे, अब आपने क्या गुणनखंड ज्ञात किया, आपने गुणनखंड ज्ञात किया x + 2, एक गुणनखंड ज्ञात किया। अब आप भाग लगाएंगे, x³ -19x और -30 में x + 2 का भाग लगाना। एक बार आपको एक और मौका मिला भाग विधि सीखने का। इसी सवाल के माध्यम से एक आपको भाग विधि सीख, विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा ना आपने, उसको सीखने का एक अच्छा मौका मिल रहा। और तो देखिए कैसे, भाग विधि क्या कहती है, x को किससे गुणा करो कि x³ हो जाए। आपको पहला पद सम्मान करना, बाकी क्या है क्या नहीं आए आपको कोई लेना देना नहीं है। एक बार भाग अच्छी तरह से और सीख ले, यानी x को किससे गुणा करे कि x³ हो जाए। तो आपको पता है कि गुणा करने पर घातांक हमेशा जुड़ती है, तो x² से गुणा करोगे तो x⁻2 और 1, x⁻, कितनी हो गई 3, और x² को 2 से गुणा किया 2x²। तो आपको यहां पर x का घात 3 लाना था। और यहां ध्यान रखें, सजातीय संख्याओं के नीचे ही सजातीय संख्या लिखी जाती है। यहां पर 2x² यानी स्क्वायर के घात वाली कोई संख्या नहीं है, तो आप इधर साइड में लिख दीजिए 2x², ये हो गया x²। जो ही ये कर देते हो तो भाग विधि कहती यहां पर चिन्ह बदल लेंगे, एक्सचेंज फॉर मार्क यानी चिन्ह बदलेंगे। यहां प्लस का था तो क्या हो गया माइनस का, यहां प्लस का था तो किसका हो गया माइनस का। और विशेष बात आपको यह ध्यान रखनी है कि यहां प्लस का चिन्ह है, अब माइनस का चिन्ह मान्य होगा। अब आप 2x² को प्लस भले ही आपको दिख रहा है, लेकिन आप देखोगे नहीं, आप क्या देखोगे माइनस, क्योंकि जो चिन्ह बदला हुआ है वही मान्य होगा। तो इसलिए x³ से x³ कट गया। अब ये संख्या लिख लो -2x² -19x और -30, ये संख्या आपने लिख दी। अब उसके बाद -2x² -19x -30, अब वापस वही तरीका कि x को किससे गुणा करो कि -2x² हो जाए। तो आप लिखोगे x + 2 को आपने -2x से गुणा किया, माइनस प्लस माइनस 2x को x से गुणा किया 2x², माइनस प्लस माइनस 2 को 2 से गुणा किया 4x। तो आपने -2x यहाँ लिख दिया।
और यहाँ पर लिख दोगे -2x² और माइनस का 4x। चिन्ह बदलो, प्लस प्लस, संख्याएं कट गई। जब संख्या समान हो, चिन्ह असमान हो तो संख्या आपस में कट जाती है। अब 19 है प्लस माइनस का और 4 है प्लस का, 19 में से 4 गए पीछे, माइनस का कितने बच गए, 15x और माइनस का 30। यहां तक चीज समझ में आई। फिर उसके बाद x को किससे गुणा की 15x हो जाए, तो -15 से, यानी x + 2 को आपने -15 से गुणा किया, प्लस माइनस माइनस 15 को 1 से गुणा किया 15x, प्लस माइनस माइनस 15 को 2 से गुणा किया 30, तो -15x - 30। चिन्ह बदल दो, प्लस प्लस, संख्या समान हो चिन्ह समान हो संख्या कट जाएगी, संख्या समान हो चिन्ह समान हो संख्या कट जाएगी। आपका भाग पूरा पूरा चला गया। जो ही ये भाग चला जाता है, जो ही ये भाग चला जाता है तो ये आपका एक गुणनखंड आ गया, गुणनखंड के रूप में आ गया। कैसे, वो देखिए कि आपका एक गुणनखंड तो x + 2 था और दूसरा x² - 2x - 15। सवाल थोड़ा बड़ा है, आप बने रहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से बने रहिए कि x + 2x² - 2x - 15। इसको क्या फायदा है, अब आपको ये द्विघात समीकरण लग रहा है, त्रिपद व्यंजक लग रहा है। यहाँ पर आपको त्रिपद व्यंजक नहीं लग रहा था, इसलिए इतना करके गुणनखंड कर लिया। अब आपको ये बिल्कुल त्रिपद व्यंजक लग रहा है, बिल्कुल ये त्रिपद व्यंजक लग रहा है। तो अब देखिए कैसे, तो x + 2, 15 को x² से गुणा किया -15x²। अब आप ऐसी संख्या सोचिए जिसको गुणा करो तब तो हो जाए आपके -15x² और जोड़ो या घटाओ तब हो जाए -2x। तो क्या सोचा बताओ आपने, आपने सोचा -5, आपने क्या सोचा, -5 और +3, -5 में से +3 घटाए तो -2 बच गए और 5 को 3 से गुणा किया तो क्या आ गए, 15 आ गए। तो ये हो गया आपका x² और -5x + 3x और -15। जो ये त्रिपद व्यंजक के दो के जोड़े बन जाएंगे तो x + 2, इसमें कॉमन लोगे x, इस पद के अंदर x कॉमन आएगा तो x का भाग x² गया, x - 5 + 3 कॉमन आया तो 3 का भाग 3 गया, x - 5। ये दोनों संख्याएं सेम आ रही है तो गुणनखंड बन गए x - 2, x + 3 और x - 5। ये अभी आपके लसप के गुणनखंड बने हैं, गुणनखंड बने। अब देखिए, तो आपको पता है जो मसप होता है वो तो HCF तो दोनों पदों में निष्ठ होता है। इसका मतलब x - 5 इसमें भी है और x - 5 इसमें भी है, इसका मतलब ये मसप सही है, यानी HCF सही है, लसप ये सब कुछ है। तो आप पहला व्यंजक क्या लिखोगे, पहला व्यंजक x + 2 × x - 5, क्योंकि x - 5 दोनों पदों के साथ में रहेंगे, यानी x + 2 के साथ में भी रहेंगे और x + 3 के साथ में भी रहेंगे। अब गुणा करो, x को x से गुणा किया x², x को 5 से गुणा किया -5x, प्लस को 2 से गुणा किया +2x और 2 को 5 से गुणा किया -10। तो x², ये -5 है और ये +2x है, यानी दोनों सजातीय राशियां हैं और चिन्ह असमान है तो -5 में से 2 घट जाएंगे तो आपके पास -3x और -10। ये आपका आ गया पहला व्यंजक। इसी प्रकार दूसरा व्यंजक देखिए, तो आप क्या लिखोगे, दूसरा व्यंजक x + 3 कोष्टक x - 5। वही गुणा करोगे कि आपने x को x से गुणा किया x², x को -5 से गुणा किया -5x, x को 3 से गुणा किया +3x और माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस और 5 × 3 = 15। तो x², -5 में से +3 गया तो -2x और -15 बराबर में 0। ये आपका
दूसरा व्यंजक बन गया। इस प्रकार सवाल दिया हुआ था कि दो व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ इतना है, तो दोनों व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये आपके दोनों व्यंजक आ गए। इस प्रकार आपकी जो द्विघात समीकरण की विधि थी, यानी दूसरा टॉपिक था बहुपद, उसको मैं आज यहाँ तक कुछ कक्षाओं में अपन ने पढ़ा। आप भी अगली कक्षाओं के माध्यम से, पिछली कक्षाओं के माध्यम से कक्षाओं को जोड़ करके आप इस वीडियो को एक बार नहीं दो बार देख करके आप इसको 100% करने का 100% प्रयास करना आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।